अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में मैं बबल लेटरिंग करने का तरीका बताऊंगी और फिर इसी लेटरिंग स्टाइल के साथ एक जर्नल पेज भी डेकोरेट करूंगी। लेटरिंग की प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास A4 साइज़ का ब्लैंक पेज है और इस पेपर को प्रिपेयर करने के लिए एक रोलर, एक पेंसिल और एक बॉल पॉइंट पेन की ज़रूरत पड़ेगी। रोलर का पेपर के एक एज पे रखना है और 1 सेंटीमीटर के फासले से यहाँ पे डॉट्स लगाते जाना है और इसी प्रोसेस को पेपर की नीचे वाली साइड पे भी रिपीट करना है। और इसके बाद पेपर को रोटेट करके फिर ऊपर और नीचे भी 1 सेंटीमीटर के फासले से डॉट्स लगाते जाना है। अब इन डॉट्स को पेन के साथ कनेक्ट करना है क्योंकि लेटरिंग में हमें पेंसिल यूज़ करनी है और बार बार इरेज भी करना पड़ेगा। तो पेन के साथ लाइंस लगाने से ये वाली लाइंस इरेज नहीं होंगी और ये वाली लाइंस गाइड लाइंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो पहले एक साइड से लाइंस लगानी है, फिर पेपर को रोटेट करना है और दूसरी तरफ से भी डॉट्स को आपस में कनेक्ट करके लाइंस लगानी है। तो हमारे पास बॉक्सेस वाला एक पेपर आ जाएगा। प्रैक्टिस शीट के लिए इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है कि बाज़ार से ऐसी प्री मेड शीट्स मिल जाती हैं जो बच्चों के लिए मैथ्स की प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ होती हैं। आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं या घर में भी इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ से डॉट्स को कनेक्ट करके लाइंस बना ली और फिर इनके बॉक्सेस बन गए। और मेरे पास इस तरह से एक और भी शीट मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई थी जिसको मैंने फ्रंट और बैक दोनों तरफ से ब्लॉक्स बना लिए थे ताकि मेरे पास प्रैक्टिस के लिए पहले से ही ढेर सारे पेजेस तैयार हों। और लेटरिंग की प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास F ग्रेड की पेंसिल है जो कि बिल्कुल फाइन होती है। इसका बिल्कुल लाइट सा टेक्सचर होता है और लाइट से ही इसकी लिखाई होती है। पेंसिल जरा छोटी है तो मैं एक्सटेंडर यूज़ कर रही हूँ और मैं यहाँ पे 2x2 का एक स्क्वायर बना रही हूँ। इसको मैंने हल्का सा आउटलाइन किया है ताकि समझने में आसानी हो कि कोई भी लेटर एक नॉर्मल साइज का वो 2x2 पे आएगा। 2 ब्लॉक्स हॉरिजॉन्टल, 2 ब्लॉक्स वर्टिकल और इसके अंदर लेटरिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं इसी ब्लॉक के अंदर एक लेटर लिख रही हूँ। यहाँ पे मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है लेकिन कटिंग बिल्कुल भी नहीं की ताकि इसको समझने में आसानी हो। अगर आप अपने अल्फ़ाबेट्स का साइज बड़ा करना चाहते हैं तो आप 2x2 की जगह 3x3 के ब्लॉक भी रख सकते हैं, 4x4 के ब्लॉक्स भी रख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन बेसिक लेटरिंग के लिए मैं 2x2 ब्लॉक्स रिकमेंड करूंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। और अब इसी प्रोसेस के साथ मैं सारे अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे लिखूंगी। एक बात जहन में रखनी है कि गलतियों से नहीं घबराना, इरेजर को पास रखना है। जहाँ पे भी थोड़ी सी भी मिस्टेक हो आप उसको फ़ौरन से ठीक कर सकते हैं। गलतियाँ करने से ही परफेक्शन आती है, तो गलती करने से बिल्कुल भी नहीं डरना। जितनी दफ़ा गलती हो उतनी दफ़ा उसको इरेज करके आप ठीक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हर अल्फ़ाबेट को इंडिविजुअली एक्सप्लेन करना ज़रा सा मुश्किल है लेकिन मैंने इस वीडियो को सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड किया, कहीं से भी कटिंग नहीं की ताकि लेटरिंग की समझ आ जाए कि मैं किस तरह से लेटर लिख रही हूँ, किस तरह से मैं इनकी बबली लुक बना रही हूँ। यहाँ पे मैं आई लिखने का तरीका बता रही थी कि आई 2 तरह से लिखा जा सकता है। मुझे तो दूसरा वाला तरीका ज़्यादा पसंद है लेकिन आपकी अपनी मर्जी, जैसे भी आपको ठीक लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। इसमें कोई भी तरीका सही या गलत नहीं है, जो चीज़ आपको सही लग रही है आप उसके मुताबिक चल सकते हैं। लेकिन लेटर्स को या अल्फ़ाबेट्स को जितना whimsical, जितना फ्लोई बनाएंगे उतनी ही अच्छी और प्लेफुल लुक आएगी। ये चीज़ आप नोट करें कि मेरे पास इरेजर है। मैं बार बार जहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो रही है मैं इरेज कर रही हूँ। गलती करने से नहीं घबराना, जहाँ पे मिस्टेक हो उसको फ़ौरन से ही ठीक कर सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पे मैंने सारे अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट कर लिए हैं और मेरे पास जो दूसरी शीट्स मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई थी, इसके ऊपर मैं स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिखूँगी। जैसे मैंने कैपिटल लिखी है, इसी तरीके से मैं स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिखूँगी और उसका तरीका भी बिल्कुल सेम है। 2x2 का ब्लॉक बनाएंगे और उसके अंदर छोटे अल्फ़ाबेट्स को बबल लेटर में कन्वर्ट करेंगे। इधर भी मैंने वीडियो को सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड ही किया है, कहीं भी कटिंग नहीं की, ताकि सारे अल्फ़ाबेट्स के बनाने का तरीका समझ आ जाए। यहाँ पे मेरे पास कैपिटल और स्मॉल दोनों अल्फ़ाबेट्स के सेट्स बन के तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं एक जर्नल पेज डेकोरेट करने की तैयारी करने लगी हूँ। इसके लिए मैंने एक बैंक पीस लिया है पेपर का, जो कि मेरे जर्नल पेज की डायमेंशंस के मुताबिक ही है। इस पेज की डायमेंशंस 12 बाई 20 सेंटीमीटर है मोर और लेस, लेकिन इसको मैंने बाद में थोड़ा सा छोटा भी किया था। इधर मैंने एक कोट लिखना है और उस कोट के हर लफ्ज़ को मैंने डिफरेंट पोजीशन में लिखना है। तो उसकी प्लेसमेंट के लिए पहले मैं यहाँ पे बॉक्सेस बना रही हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन सा वर्ड कौन से बॉक्स में आएगा और इसकी प्लेसमेंट किस तरह से करनी है। और फिर बॉक्सेस बनाने के बाद मैं इनके अंदर अपने वर्ड्स लिख रही हूँ। अब चूँकि मेरी बबल लेटरिंग की काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस वाले ब्लॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन आप चाहें तो ब्लॉक्स बना के ऊपर लेटरिंग कर सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। लेकिन जितनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी ब्लॉक्स पे पहले से हुई होगी, आप ब्लॉक्स के बगैर लिखने में उतना ही कॉन्फिडेंट होंगे। तो मैं यहाँ पे सारे रेक्टेंगल्स को अपने वर्ड्स के साथ फिल कर रही हूँ, जैसे मैंने अपना कोट लिखना था और जैसी मुझे कंपोजिशन चाहिए थी। यहाँ पे मेरा कोट मुकम्मल हो चुका है। इसको मैंने ऑफ कैमरा थोड़ा सा बेहतर कर लिया था, जो मुझे इसमें थोड़े से मसले नज़र आ रहे थे उनको मैंने ठीक कर लिया था। और यहाँ पे मैं इरेजर के साथ रेक्टेंगुलर लाइंस को इरेज करी, क्योंकि इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मुझे मज़ीद थोड़ी सी करेक्शन करने की ज़रूरत थी, तो उसको भी मैं यहाँ पे ठीक कर रही हूँ। एक ही वर्ड को ठीक करने के लिए मुझे 3-4 दफ़ा ट्राई करना पड़ा, तब जाके वो कुछ बेहतर हुआ। तो फ्री हैंड लेटरिंग में या ड्राइंग में बार बार गलतियाँ होती हैं, उनको करेक्ट करना कोई बुरी बात नहीं है और उसी से ज़्यादा परफेक्शन आती है। ये है मेरा हैंडमेड वाटर कलर जर्नल। इनके कुछ आर्टवर्क्स की वीडियोस बना के मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। मैं यहीं पे लिंक कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक लगा दूंगी, ताकि आप उनको देख सकें। इस पेज के ऊपर मैंने डेकोरेशन करनी है और मैं अपने कोट्स वाले पेज को इसके ऊपर रख के चेक कर रही हूँ कि ये इसके ऊपर फिट भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जहाँ से मुझे पेपर छोटा करने की ज़रूरत थी, वहाँ से मैंने इसको फोल्ड कर लिया था। लेकिन सबसे पहला काम है इन लेटर्स को वाटर कलर पेपर के ऊपर ट्रांसफर करना। तो मैं इसकी बैक साइड के ऊपर पेंसिल के साथ ही मार्क्स लगा रही हूँ, ताकि मुझे वर्ड्स की प्लेसमेंट का अंदाज़ा हो जाए। और फिर मैं यहाँ पे 2B पेंसिल के साथ स्क्रिबलिंग कर रही हूँ। ये बहुत ही इफेक्टिव और बहुत अच्छा तरीका है किसी भी स्केच को या किसी भी आर्ट वर्क को वाटर कलर पेपर के ऊपर ट्रांसफर करने के लिए। मैं मोर और लेस इसी तरीके को ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि पेंसिल अच्छी ग्रेड की हो, ताकि स्केच अच्छी तरीके से ट्रांसफ़र हो जाए। अच्छा, अब मैं यहाँ पे रिंग्स खोल के पेपर निकाल रही हूँ और फिर इस पेपर को मैं चारों तरफ से टेप डाउन कर रही हूँ अपने बोर्ड के ऊपर। और फिर मैंने पेपर को भी इसके ऊपर रख के टेप के साथ सिक्योर कर दिया, ताकि लेटरिंग को ट्रांसफ़र करते हुए पेपर अपनी जगह से ना हिले। और फिर मैंने सारे अल्फ़ाबेट्स के ऊपर ही दोबारा से लिखना शुरू कर दिया, ताकि पेपर की बैक साइड पे जो स्क्रिबलिंग की थी उसकी वजह से आर्ट वर्क वाटर कलर पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाए।
अच्छा, तो स्केच ट्रांसफ़र हो चुका है और अब इसके ऊपर काम शुरू करेंगे। तो मेरे पास ये ड्राइंग बोर्ड पड़ा हुआ है जो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर ओपन होता है। मैं इसको सबसे छोटे एंगल के ऊपर रख के सेट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं अपना बोर्ड रख के इसके ऊपर काम करूँगी। अब मेरे पास है मास्किंग फ्लूइड, जिसको मैंने नीडल टिप बॉटल के अंदर रखा हुआ है क्योंकि इसके साथ इसकी एप्लीकेशन बहुत आसान हो जाती है और इसको मैं यूज़ करूँगी सारे अल्फ़ाबेट्स को कवर करने के लिए। यहाँ पे मैं मास्किंग फ्लूइड लगाने के लिए स्क्यूअर और ब्रश भी यूज़ कर रही थी, लेकिन उसके साथ काम बहुत ख़राब हो रहा था तो मैंने वापस नीडल टिप ही यूज़ करना बेहतर समझा और मैंने यहाँ पे सारे अल्फ़ाबेट्स को कवर कर लिया मास्किंग फ्लूइड के साथ, क्योंकि मैं इन वर्ड्स को सिक्योर रखना चाहती हूँ अपनी पेंटिंग से। और उसके बाद मैंने अच्छी तरह से मास्किंग फ्लूइड को ड्राई किया है। इसके ऊपर काम करने से पहले मास्किंग फ्लूइड का ड्राई होना बहुत ज़रूरी है, वरना सारा काम ख़राब हो जाएगा। अब मेरे पास है मेरा वाटर कलर सेट जो कि मैंने टेमू से ऑर्डर किया था। इसकी रिव्यू वीडियो भी मैंने बना के अपलोड की हुई है, मैं यहीं पे लिंक कर दूँगी, आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे अपने वाटर कलर्स के ऊपर पानी स्प्रिंकल कर रही हूँ ताकि मैं इनको एक्टिवेट कर सकूँ और जब तक ये एक्टिवेट होते हैं तब तक मैं अपने पेपर को प्री वेट कर लूँगी। और प्री वेट करने के लिए मैं यहाँ पे ब्रश के साथ साफ पानी लेके पेपर को अच्छी तरह से डैम्प कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ब्रश को ज़्यादा ही छोटा ले लिया, लेकिन हेयर काम चल गया था इसके साथ भी। और अब मैं यहाँ पे लाइट ब्लू कलर के साथ पूरे पेपर को ब्लॉक कर रही हूँ। और लाइट ब्लू के साथ जब मैंने पूरे पेपर को ब्लॉक कर लिया तो मैंने फिर डार्क ब्लू लिया और जितने भी अल्फ़ाबेट्स थे सारे वर्ड्स के अराउंड मैंने इस डार्क ब्लू कलर को अच्छी तरह से स्प्रेड किया है ताकि जब मास्किंग फ्लूइड उतारूँ तो ये अपने आप ही शेडो का इफेक्ट बन जाए। लेकिन जब ये लेयर ड्राई हुई तो ये बहुत ही हल्की हो गई थी। मुझे इवेंचुअली इसको अच्छी तरह से ड्राई करके इसके ऊपर एक और लेयर पेंट करनी पड़ी और फिर से मुझे सारे अल्फ़ाबेट्स के अराउंड एक डार्क कलर पेंट करना पड़ा ताकि ज़्यादा अच्छा और ख़ूबसूरत शेडो इफेक्ट बने। और जब तक मेरा पेंट वेट था मुझे ख्याल आया कि क्यों ना इसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट मैं छिड़क दूं, क्योंकि उससे बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट आता है जब पेंट ड्राई होता है। तो इसलिए गीले पेंट के ऊपर मैंने ढेर सारा नमक छिड़क दिया और फिर मैंने थोड़े से स्प्लैटर्स यहाँ पे ऐड करने शुरू कर दिए पर्पल कलर के पेंट के साथ। और जहाँ जहाँ से पर्पल कलर का पेंट गीला था उधर भी मैंने सॉल्ट को अच्छी तरह से फैला दिया और फिर मैंने इसको नेचुरली ड्राई होने के लिए रख दिया। अगर आप सॉल्ट टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने हेयर ड्राई यूज़ नहीं करना है, इसको नेचुरली ड्राई होने देना है। और जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया तो सबसे पहले यहाँ पे नमक को अच्छी तरह से साफ़ करना था। नमक बहुत बुरी तरीके से चिपक जाता है पेपर के साथ जब ये ड्राई हो जाता है, तो इसको साफ़ करने के लिए ज़रा तो हमल से काम करना पड़ता है। मैं यहाँ पे एक इरेज़र यूज़ कर रही थी क्योंकि इसके साथ नमक को साफ़ करना बहुत आसान हो गया था। और जब नमक मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया तो फिर मैंने मास्किंग फ्लूइड को भी साफ़ करना शुरू कर दिया। उसके लिए भी मैं इरेज़र ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसके साथ मास्किंग फ्लूइड बहुत अच्छी तरीके से रिमूव हो जाता है। अगर आप हाथ के साथ करेंगे तो पेपर के फटने का या डैमेज होने का ख़तरा होता है। अब मेरे पास हैं कलर्ड पेंसिल्स और इनके साथ मैं हर अल्फ़ाबेट के नीचे शेडो का इफेक्ट क्रिएट करूंगी ताकि इसको प्रॉपर 3D लुक मिले। शेडिंग करने का तरीका कुछ ऐसा है कि पहले मैं डार्क कलर के साथ आउटलाइन कर रही हूँ हर अल्फ़ाबेट के नीचे और फिर उसको लाइट कलर के साथ ब्लेंड कर रही हूँ ताकि ये बिल्कुल सीमलेस इफेक्ट बने और इससे ये उभरे हुए लग रहे हैं सारे अल्फ़ाबेट्स और बहुत ही अच्छा और मज़े का इफेक्ट बन रहा है। अब मेरे पास है वाइट पोस्टर कलर जो कि पेंटल का है और बहुत ही ओपेक पेंट है। इससे मैं थोड़ी सी डेकोरेशंस करूंगी हर अल्फ़ाबेट के पास। थोड़ी सी मैंने फ्लावर्स और डेकोरेटिव एलिमेंट्स बनाना स्टार्ट कर दिए, लेकिन बाद में मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे कोई और कलर यूज़ करना चाहिए था, लेकिन उस टाइम मुझे वाइट ही सही लग रहा था तो मैंने वाइट के साथ ही इसको पेंट कर दिया। और फिर मेरा दिल किया कि मैं यहाँ पे बोके इफेक्ट क्रिएट करूँ। उसके लिए मैंने क्या किया कि पोस्टर कलर के ढक्कन में ही थोड़ा सा पेंट लिया और इसको पानी के साथ डाइल्यूट कर लिया और कॉटन बड्स के साथ में इसको स्टैम्प कर रही हूँ पेपर के ऊपर, जैसे बोके इफेक्ट बनाने के लिए सर्कल्स बन जाते हैं। लेकिन मसला ये था कि कॉटन बड ज़्यादातर पेंट को अपने अंदर जज्ब कर रहा था क्योंकि उसके ऊपर छोटी सी रुई लगी होती है तो वो पानी को अपने अंदर ही अब्जॉर्ब कर लेता है, तो उससे इतना अच्छा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। तो मुझे यही करना पड़ा कि कॉटन बड के साथ सर्कल को स्टैम्प करने के बाद ऊपर से मुझे ब्रश के साथ इसको ज़रा सा पेंट करके थोड़ा सा ओपेक करना पड़ा ताकि कुछ नज़र भी आए। और फिर मैं यहाँ पे पर्पल कलर का बोके इफेक्ट क्रिएट करना चाह रही हूँ और उसके लिए मैंने पर्पल वाटर कलर को ज़रा सा डाइल्यूट करके कॉटन बड के साथ स्टैम्प करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन
वही मसला था कि कॉटन बड्स ज़्यादातर पानी को अपने अंदर जज़्ब कर रहा था और सर्कल्स इतनी अच्छी तरीके से नज़र नहीं आ रहे थे, तो मुझे उनके ऊपर ब्रश के साथ थोड़ा सा पेंट करना पड़ा ताकि इनको मैं बेहतर तरीके से विजिबल कर सकूं। और फिर इजी प्रोसेस के साथ अब मैं ब्लू कलर का भी बोके इफेक्ट क्रिएट कर रही हूँ और यहाँ पे वाइट, पर्पल और ब्लू तीनों कलर में बोके इफेक्ट क्रिएट हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी क्रेजी होकर डेकोरेशन करना चाह रही थी, तो मुझे ख्याल आया मैंने कुछ दिन पहले ही ग्लिटर चंक्स लिए थे, तो क्यों ना इनको मैं यूज़ करूँ। और इस सेट में मेरे पास 8 कलर्स थे, लेकिन मैंने वाइट, पर्पल और ब्लू तीनों ही इस आर्ट वर्क से मैचिंग कलर्स मुझे मिल गए थे, तो मैंने वो निकाल लिए। और अगर आप गौर करें तो ये फाइन ग्लिटर पाउडर नहीं है बल्कि ग्लिटर चंक्स हैं, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगी अपने आर्ट वर्क के ऊपर। और उसके लिए मैं वाइट ग्लू यूज़ करूँगी, जो कि मैंने नीडल टेप बॉटल के अंदर ही डाल के रखी हुई, क्योंकि इसके साथ काम करना बहुत आसान हो जाता है। तो मैं ऐसे कर रही हूँ कि थोड़ी सी ग्लू मैंने बॉटल में से निकाली, पेपर के ऊपर लगाई और फिर मैंने अपनी नीडल टूल के साथ एक ग्लिटर के चंक को इसके ऊपर लगा दिया और वो अपनी जगह पे सिक्योर हो गया। और इसी तरह से मैंने पहले वाइट कलर के चंक्स लगाए, फिर मैंने ब्लू और फिर मैंने पर्पल चंक्स लगा दिए और इसका एंड रिजल्ट तो कमाल का था। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा अपने पेपर को टिल्ट करके दिखा रही हूँ कि ग्लिटर लगाने के बाद कैसा मज़े का इफ़ेक्ट बन रहा है। जब इसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन फिर भी कैमरे ने इसकी खूबसूरती के साथ इतना इंसाफ़ नहीं किया जितना ये रियल में खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पे ये आर्ट वर्क मुकम्मल भी हो चुका था। इसकी टेप रिमूव करने के लिए मैंने कैमरे को थोड़ा सा पीछे करके लगा दिया ताकि मैं इसका फुल इमेज कैप्चर करके दिखा सकूं। और मैं यहाँ पे इसकी टेप रिमूव कर रही हूँ और फिर मैंने यहाँ पे पेपर को टिल्ट करके दिखाया अच्छी तरह से कि ग्लिटर चंक्स लगाने के बाद इसके ब्लिंग इफेक्ट बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। पेपर को तो जैसे 4 चांद लगते हों। अच्छा, अब जर्नल में पेपर वापस लगाने की बारी है। मैं इसको ओपन करके इसके रिंग्स ओपन कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे पेपर को वापस अपने जर्नल में लगाने से पहले भी एक दफ़ा टिल्ट करके देखा, तो मुझे ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही मज़े का आर्ट वर्क बना था। फिर फाइनली मैंने यहाँ पे डेट भी लिख दी, जो कि मैं अपने हर आर्ट वर्क के नीचे लिखती हूँ। और अब मैं नेचुरल लाइट में इसकी कुछ फाइनल लुक्स देख रही हूँ, लेकिन नेचुरल लाइट में भी कैमरे ने उतना इंसाफ नहीं किया इस आर्ट वर्क के साथ जितना ये रियल में खूबसूरत लग रहा था। स्पेशली ग्लिटर के चंक्स जो लाइट रिफ्लेक्ट करने पे खूबसूरत लग रहे थे, वो चीज़ कैमरे ने कैप्चर की ही नहीं। और ये है इस आर्ट वर्क के कुछ फाइनल शॉट्स और फाइनल इमेज।